हेलो दोस्तों, की हाल चाल। तो आप आ चुके हैं हमारे चैनल टिकट पर, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट एमसीक्यूज ऑन वेरियस टॉपिक्स फॉर योर जॉब एग्जाम्स, फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स एंड ऑल स्कूल लेवल एग्जाम्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 50 इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट एमसीक्यूज on a very important topic of science, that is your magnetic effects of electric current। तो आप भी हमारे साथ इन 50 एमसीक्यूज को आंसर करें और अपना स्कोर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो एंड में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो चलिए गुरु, करते हैं शुरू। First question is magnetic effect of current was discovered by A. Oersted, B. Faraday, C. Bohr, D. Ampere। करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो ये आपको साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है। सो दैट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑरेस्टेड। सो ए ऑरेस्टेड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Inside the magnet, the field lines moves from north to south, from south to north, away from south pole, away from north pole। तो मैग्नेट, एक बार मैग्नेट के अंदर, अगर मैं मैग्नेट ड्रॉ कर देता हूं तो एक बार मैग्नेट के अंदर दो पोल्स क्रिएट होते हैं। नॉर्थ पोल, सेकंड इज योर साउथ पोल। उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस डायरेक्शन में होती हैं? तो मैग्नेट के अंदर की बात करें तो वहां पे होता है साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। सो राइट आंसर इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्लियर? सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस क्लोज्ड कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कॉन्टिन्यूस क्लोज्ड कर्व्स होती हैं। यस, ये तो ट्रू है। हमें बताना है कौन सी करेक्ट नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। यस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये भी ट्रू है। देखते हैं नेक्स्ट क्या ऑप्शंस हैं। डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यस, जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो हमेशा हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी, ये भी ट्रू है। सो द राइट आंसर विच जो हमें टिक करना चाहिए वो होगा हमारा ऑप्शन डी। क्या लिखा है ऑप्शन डी में, एक बार पढ़ देते हैं। आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। ये तो इनसाइड द मैग्नेट होता है साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड द मैग्नेट होता है नॉर्थ टू साउथ। तो ये वाली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन डी को हम यहां पे टिक कर लेंगे, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाय विच इंस्ट्रूमेंट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डिटरमिन्ड? मैग्नेटिक नीडल, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। तो इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट से हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस का पता कर सकते हैं कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं? तो दैट कैन बी डिटर्मिन्ड बाय द यूज ऑफ मैग्नेटिक नीडल। क्लियर? मैग्नेटिक नीडल रखने से अगर उसमें डिफ्लेक्शन होगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स प्लास्टिक, कार्बन, एल्यूमिनियम, आयरन एंड स्टील। एक मैग्नेट इनमें से किसको अट्रैक्ट कर सकती है? तो प्लास्टिक को अट्रैक्ट नहीं कर सकती, कार्बन को अट्रैक्ट नहीं कर सकती, एल्यूमिनियम को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो आयरन एंड स्टील ये मटेरियल्स हैं जिनको कोई मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है। सो डी, आयरन एंड स्टील इज द राइट ऑप्शन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 6। अ करंट कैरिंग वायर इन द नेबरहुड प्रोड्यूसेस। ऑप्शन में है नो फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली। एक करंट कैरिंग वायर है जो है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो अपने आसपास में, सराउंडिंग में, नेबरहुड में क्या बनाती है? तो वो बनाती है मैग्नेटिक फील्ड ओनली। सो डी, मैग्नेटिक फील्ड इज द राइट आंसर।
जब भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 7। व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस, जब एक बार मैग्नेट के दो टुकड़े कर दिए जाएंगे, जैसे सपोज कर लो आपके पास एक बड़ा सा पीस है, बड़ी सी बार है मैग्नेट की, तो उस पे हमारे दो पोल्स रहेंगे। वेरी वेल नो, हम जानते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अब कहता है कि अगर आप इसको ब्रेक कर देते हो, लेटर से हमने इसके दो पार्ट कर दिए, यहां से इसको ब्रेक कर दिया है। नो वी हैव टू पीसेस, क्लियर। सपोज ये एक पीस हो गया और ये दूसरा पीस हो गया। इन दोनों पीसेस पे भी अपने अपने पोलैरिटी शो होगी, नॉर्थ और साउथ वाली। सो इस पे अलग आ जाएगा नॉर्थ और साउथ पोल, इस पे अलग आ जाएगा नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो एक जो मैग्नेट का पीस होगा वो हमेशा उस पे दो पोल होंगे ही होंगे, क्लियर। सो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है वी विल हैव सिंगल पोल ऑन ईच पीस। क्या हमें हर एक पीस पे एक ही पोल मिलेगा? नो, ये रॉन्ग है। ईच पीस विल हैव टू लाइक पोल्स। दोनों पीसेस पे एक जैसे, लाइक मतलब नॉर्थ नॉर्थ, दूसरे पे साउथ साउथ, ये भी नहीं होगा, लाइक पोल्स हो ही नहीं सकते। ईच पीस विल हैव टू अनलाइक पोल। हर एक पीस के ऊपर दो पोल होंगे, दोनों अलग होंगे, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा। यस, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। ईच पीस विल लूज मैग्नेटिज्म, उसकी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। सो राइट आंसर यहां पे हमारा होना चाहिए ऑप्शन सी, क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 8। मैग्नेटिक फील्ड इज द डैश क्वांटिटी, स्केलर, टेंसर, वेक्टर, बोथ ए एंड बी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन भी होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। So magnetic field is a vector quantity. Option C is the right answer. Next question, question number 9 is magnetic field lines around a straight conductor forms a pattern of। एक straight conductor अगर हम लेते हैं, suppose we have a straight current carrying conductor, let us say this is our straight current carrying conductor। इसको जब हम करंट देंगे तो इसमें करंट सपोज कर लेते हैं फ्लो हो रहा है, लेट से ये करंट जा रहा है, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा वो कैसा होगा, ये हमें पूछा गया है। तो इसके स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड जब भी बनेगा तो हमारे सर्कल्स बनेंगे अराउंड अराउंड, और उनकी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, जो आप किससे पता कर सकते हैं? वो आप पता कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो ये डायरेक्शन हम कह देते हैं आएगी, क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। इस तरह का हमारे पास क्या हो जाएगा? स्ट्रेट कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। फाइन। सो राइट आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन ए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का पैटर्न बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 10. The strength of magnetic field around a current carrying conductor is। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसकी स्ट्रेंथ का क्या रिलेशन है? तो लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। नो, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता, ये तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता, डायरेक्टली होगा। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम वायर। जितनी दूर हम जाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। इनवर्सली का मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड जो है वो कम होगी। यस, अगर हम कंडक्टर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बाकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट है, हो नहीं सकता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इनवर्सली डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसा भी नहीं है। सो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर और कंडक्टर। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 11।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिन्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन कौन बता सकता है? फैराडेज लॉ बता सकते हैं? नो, फैराडे लॉ नहीं बता सकते। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये भी हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में डायरेक्शन नहीं देता। लेंज रूल, ये भी नहीं देता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। सो कौन सा हमारा राइट ऑप्शन है जो बचा है? दैट इज मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, या फिर आप इसको मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल भी कह सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल या फिर स्क्रू रूल भी सी को कहते हैं, जो हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है। सो राइट आंसर इज मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 12। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। एक करंट कैरिंग वायर है, उसके अलोंग अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, अलोंग इसी डायरेक्शन में, मींस आप 0 डिग्री की बात कर रहे हैं तो यहां पे सेम डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। जो डायरेक्शन करंट कैरिंग वायर की है, अगर आप कह लो अलाइनमेंट जो है उसके अलोंग देखेंगे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। ऑप्शन ए 0 इज द राइट आंसर। नो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर। क्लियर? देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है 13। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज। एक सोलेनॉइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, जिस उसके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उसके इनसाइड अंदर क्या होती है? मोर एट द एंड्स देन एट द सेंटर। एंड पे ज्यादा होती है, सेंटर पे कम होती है। मिनिमम इन द मिडल, मिडल में कम होती है। सेम एट ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट पे सेम होती है। फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक एंड से दूसरे एंड जाते जाते इंक्रीज करती है। तो इनसाइड की अगर सोलेनॉइड की मैं बात करूं, अगर हमारे पास कोई सोलेनॉइड है, लेट अस से ये हमारा हो गया सोलेनॉइड। सबको पता है क्या होता है? ये सोलेनॉइड है। अगर इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें तो वो बिल्कुल पैरेलल होंगी और यूनिफॉर्म होंगी। क्लियर? तो सभी जगह पे एक जैसी ही मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसकी स्ट्रेंथ में कोई वेरिएशन नहीं होगी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम एट ऑल द पॉइंट्स। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी? यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी होगी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज। एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। क्लियर? लेटर से ये हमारे पास करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। फाइन। ये बैटरी से हमने या सेल से कनेक्ट किया है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। यस, ओके, फाइन। तो इसके अंदर जो नेचर है मैग्नेटिक फील्ड का वो कैसा होगा? सेंटर से। तो जब हम बाहर बाहर देखें ऐसे सर्कल बनेंगे ना हर पार्ट पे, लेकिन सेंटर तक पहुंचते पहुंचते आप देखोगे सेंटर तक पहुंचते पहुंचते ये ऑलमोस्ट सीधी लाइनें हो जाएंगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो स्ट्रेट लाइंस होंगी। क्या होंगी? स्ट्रेट लाइंस, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइंस बन चुकी होंगी। एंड पे बिल्कुल कर्व्ड होंगी। जैसे जैसे हम और सेंटर की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे लाइनें ऑलमोस्ट सीधी होती जाएंगी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के अंदर। सो राइट आंसर हमारा होना चाहिए ऑप्शन डी, दैट इज योर स्ट्रेट लाइन। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 15। ए कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड। एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है, कॉपर की एक वायर है। लेट अस से ये हमारा कॉपर है, सपोज इंसुलेटेड कॉपर वायर है। क्लियर? ये इंसुलेटेड कॉपर वायर होगी। इस वायर के ऊपर अगर हम रैप करते हैं
एक कॉइल मैनी टर्न्स वाली, सॉरी ये हमारा आयरन कोर है, इसके ऊपर मैं रैप करूंगा, एक मिनट मेरे को थोड़ा सा, एक कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइल है एक्चुअली, और वो किसी कोर के ऊपर लगा दो या सिलेंडर शेप में उसको मैं रैप कर देता हूं। लेटर से ये हमारे पास हो गया हो इस तरह से, जैसा भी है, थोड़ा सा मेरे से इन दी शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के शेप में होनी चाहिए, मतलब लंबी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सोलेनॉइड। सबको पता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ये जो वायर है ये कौन सी है, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइल है, कॉपर वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ। एक सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कौन सी फॉर्म में होंगी, इंटरसेक्टिंग, नो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्रॉसिंग लाइंस भी नहीं होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू पैरेलल लाइंस। तो लाइनें जो सोलेनॉइड के अंदर है, लेट अस से ये हमारा सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के अंदर जो लाइंस होंगी दे विल बी यूनिफॉर्म पैरेलल लाइंस। क्लियर। वो यूनिफॉर्म और पैरेलल होंगी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 17, व्हेन सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल ऑफ सोलेनॉइड देन इट फॉर्म्स। अगर एक सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन रख दिया जाए, मान लेते हैं हमने सॉफ्ट आयरन कोर रखा हुआ है, ये आयरन कोर है, इसके ऊपर सोलेनॉइड की कॉइल है, ये आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन एक मटेरियल, आयरन की वैरायटी, उसके ऊपर कॉइल। क्लियर। लेटर से ये हमने कॉइल चढ़ा दी है, तो इस तरह का कुछ। तो ये क्या बन जाता है, ऑप्शंस हमारे पास जो दिए गए हैं, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, देन इलेक्ट्रोमैग्नेट, नन ऑफ दिस। तो इसको करंट हमें देना पड़ेगा, इसलिए ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर। ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज। एक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो नॉन यूनिफॉर्म, डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, नो डिफरेंट तो नहीं होती, सेम ही होती है। सो सेम एट ऑल पॉइंट्स, यस। नॉन यूनिफॉर्म नहीं होती, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेम एट ऑल पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 19, द फैक्टर्स ऑन विच वन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स डिपेंड्स आर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, नंबर ऑफ टर्न्स, नेचर ऑफ कोर मटेरियल, ऑल ऑफ द अबव। तो एक सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो किस पे डिपेंड करती है। तो अगर हम एक कॉइल सोलेनॉइड की सपोज कर लेते हैं, ये मैं ले रहा हूं, क्लियर। इसमें हमारा कोर मटेरियल भी है, आयरन कोर भी इसके अंदर यहां पे है, लेटर से हमारा आयरन कोर है। तो जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, क्या वो कितना करंट हम दे रहे हैं उस पे डिपेंड कर दिया, यस। जितना करंट ज्यादा उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्या नंबर ऑफ टर्न्स, जितने टर्न ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा फील्ड होगी, ये भी बिल्कुल सही बात है। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, तो टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। कोर मटेरियल जो अंदर हमने रखा है मटेरियल, सॉफ्ट आयरन कोर, क्या उस पर डिपेंड करता है, उस पर भी डिपेंड करता है। वो कितना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड को, फ्लक्स को लिंकेज कर पाता है, लीकेज को प्रोवाइड कर, कम करता है, यस। सो ऑल ऑफ द अबव आर द फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड। सो डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 20, ए सॉफ्ट आयरन बार इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ऑप्शन ए विल डिक्रीज, बी will remain same,
विल इंक्रीज, विल बिकम जीरो। तो एक आयरन कोर रखने से जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड के अंदर वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज करती है। सो ऑप्शन सी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The most suitable material for making the core of electromagnet is soft iron, brass, aluminium या steel। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर जो है उसको बनाने के लिए उसके अंदर जो प्लेस करना है वो किस मटेरियल का हम बार जो है वो प्लेस करेंगे। तो मोस्ट सुटेबल मटेरियल उसके लिए होता है सॉफ्ट आयरन। सो सॉफ्ट आयरन कोर रखा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर। क्लियर? So that is the A is the right answer for question number 21. Question number 22 देखते हैं क्या है। The phenomenon of electromagnetic induction is, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रोसेस है, फेनोमेन है, वो क्या है बेसिकली। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेनोमेन जो है दैट इज करंट को इंड्यूस कराना, करंट को इंड्यूस करना एक कॉइल के अंदर। सो प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल, लेकिन किस तरह से, मूवमेंट करा के, ड्यू टू रिलेटिंग मोशन, रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के बीच में, मैग्नेट के पोल्स के बीच में किसी कॉइल को मोशन दे करके जब करंट इंड्यूस होता है उसी फेनोमेनन को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, The phenomenon of electromagnetic induction was first studied by, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पहले, सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया था। ओरेस्टेड, ओम, माइकल फैराडे, आइंस्टाइन। तो सबसे पहले माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI के बारे में हमें बताया था। सो ऑप्शन सी, माइकल फैराडे इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 24, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स, इलेक्ट्रिक मोटर किस एनर्जी की फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है। सो इलेक्ट्रिक मोटर का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी लेना, मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी इनपुट लेगा, इनपुट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और देगा हमें मूवमेंट या फिर मोशन, मींस मैकेनिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। इन इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर स्प्लिट रिंग एक्ट्स एज अ, जो रिंग्स होती हैं स्प्लिट की जाती हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं। तो वो बेसिकली कॉम्यूटेटर का रोल प्ले करती हैं। किसका रोल प्ले करती हैं? दे एक्ट एज कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर उस डिवाइस को कहा जाता है जो किसी करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है, उसे कहा जाता है कॉम्यूटेटर। तो स्प्लिट रिंग का काम है वहां पे कॉम्यूटेटर का। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 26, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए कॉइल इन इलेक्ट्रिक मोटर इज डिटर्मिन्ड बाय, कॉइल किस तरफ रोटेट करेगी, कॉइल की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी, वो डायरेक्शन का पता कौन से रूल से हमें चलता है मोटर के अंदर। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टर्स या नॉन ऑफ द अबव। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें बताता है जब भी मोशन जनरेट कराना है, सो दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर हमें मोशन या फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है, करंट और फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास है, करंट और फील्ड हमारे पास है, तो हमें डायरेक्शन पता चलेगी विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्वेश्चन नंबर 27, in electric motor to make the coil rotating continuously in the same direction, current is reversed in the coil after every half rotation by a device called। तो एक इलेक्ट्रिक मोटर में कॉइल एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहे, ये बेसिकली करंट रिवर्स करके ही पॉसिबल है। एक डायरेक्शन में मूव कराना, कॉइल को रोटेट कराते जाना लगातार, ये हो सकता है अगर हम करंट की डायरेक्शन को हाफ रोटेशन के बाद रिवर्स कर दें। यस, करना पड़ेगा। तो ये कौन सा डिवाइस मोटर के अंदर करता है? करंट रिवर्स करने का काम जो है वो कॉम्यूटेटर का है। तो कॉम्यूटेटर करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स, जिन्हें हम स्प्लिट रिंग कहते हैं। स्प्लिट रिंग भी इन्हीं को कहा जाता है। क्लियर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 28, कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर्स डू नॉट यूज, कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर्स जो होती हैं वो क्या यूज नहीं करती हैं? कॉमर्शियल मीन्स जो घरों में जो बेची जा रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट टू रोटेट द आर्मेचर, effectively large number of turns of conducting wire in the current carrying coil, a permanent magnet to rotate the armature, a soft iron core on which the coil is bound। इनमें से किसका यूज घरों की मोटर में नहीं होता है? तो घरों की मोटर आप थोड़ा सा ध्यान दें और देखें और इनमें से क्या चीज नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर करना। मोटर को एक बार, घर वाली मोटर को थोड़ा सा ध्यान से देखें या उसकी पिक्चर आप देखें एक बार। स्टार्टिंग में मैंने जहां पे इंट्रोडक्शन दी थी वहां चैप्टर का, इस वीडियो का, वहां पे भी मोटर का स्ट्रक्चर था, उसको देख के भी आप यहां पे आंसर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप आंसर करेंगे, इसका आंसर मैं नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 29, इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल चेंजेस वंस इन ईच। एक मोटर के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो कॉइल के अंदर चेंज हो जाती है कितनी देर बाद? आफ्टर 2 रोटेशंस के में एक बार, 1 रोटेशन के बाद एक बार चेंज होती है, हाफ रोटेशन में 1/4 ऑफ ए रोटेशन। तो हाफ रोटेशन में एक बार जो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 30, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज 0 when the angle between the wire and the direction of magnetic field is। एक कॉइल या वायर जो अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है उस पे जो फोर्स लगेगी वो 0 होगी, तो ओवरऑल नेट फोर्स होगी 0। ये कब होता है? कितने एंगल अगर कंडक्टर, वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनेगा तो ये ऐसा होगा, तो वो होगा हमारा 0 डिग्री कह लो या 180 डिग्री। सो आंसर इज ऑप्शन डी, 180 डिग्री एंगल अगर कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होगा मींस तब हमारा जो है जो उस पे फोर्स एक्सर्ट होगी वो होगी 0, ओवरऑल नेट फोर्स होगी 0। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 31, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। एक ऐसा डिवाइस जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं उसे क्या कहते हैं? जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या फिर मोटर। तो वो डिवाइस जो करंट प्रोड्यूस करे दैट इज कॉल्ड जनरेटर, उसे हम कहते हैं जनरेटर, करंट को जनरेट करने वाले डिवाइस को। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल, एम्पियर्स रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो एक जनरेटर के अंदर जब करंट इंड्यूस होता है, करंट बनना शुरू होता है, प्रोड्यूस होता है, तो उसकी डायरेक्शन किस रूल के हेल्प से हम पता कर सकते हैं? तो करंट जो प्रोड्यूस होगा या इंड्यूस होगा उसके लिए डायरेक्शन पता करने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगेगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ऑप्शन डी। बट अगर मोटर होती और उसमें मोशन आता तो फोर्स की जो डायरेक्शन है उसका पता चलता फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। क्लियर? Question number 33, the current in a generator armature is AC because एक जनरेटर का जो आर्मेचर है उसमें जो AC करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, वन पॉजिटिव हाफ साइकिल, देन नेगेटिव हाफ साइकिल, देन अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल, देन अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। मैं आपको थोड़ा सा पिक्टोरियल वे में थोड़ा सा समझा देता हूं। लेट अस से दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक डायरेक्शन में करंट इस तरफ जा रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हाफ रोटेशन के लिए रिवर्स हो जाएगी डायरेक्शन, तो नेगेटिव उससे रिवर्स डायरेक्शन होगी जिसे हम नेगेटिव साइकिल में डिनोट कर रहे हैं। क्लियर? देन उसके बाद हमारा आएगा अगेन वैसा ही उसी पहले वाली डायरेक्शन, दैट इज पॉजिटिव हाफ साइकिल। इस तरह से अल्टरनेट करंट बनता है। क्लियर? अब हमें पूछा है क्वेश्चन में ऐसा क्यों होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सेस, मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाती है। द करंट इन द फील्ड कॉइल्स इज एसी, करंट क्योंकि एसी है। द रोटेशन इन द आर्मेचर कॉजेज
फील्ड थ्रू इट टू रिवर्स, क्या वहां पे फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आर्मेचर की रोटेशन की वजह से रिवर्स होती है, या कॉम्यूटेटर जो है वो करंट जो देता है वो अपोजिट डायरेक्शन में देता है आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। तो यहां पे हमें समझने वाली बात है कि मैग्नेटिक फील्ड तो रिवर्स नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड वैसी की वैसी रहती है। रोटेशन जो है हमारी वो भी हम एक ही डायरेक्शन में देंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। करंट इन द फील्ड इज, ये भी कोई नहीं। सो राइट आंसर हो जाएगा कॉम्यूटेटर जो करंट फीड करता है वो आफ्टर एवरी हाफ साइकिल के बाद अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, इसी की वजह से हमारा अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल, थर्मल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल। तो जनरेटर का काम है इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करना, तो आउटपुट में आएगी इलेक्ट्रिक एनर्जी और वहां हमें मोशन देना पड़ता है। सो यहां हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मोशन हमें देना पड़ता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हम आउटपुट में लेते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड या इंडक्शन इज, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक इंड्यूस होती है, उसके यूनिट क्या है? न्यूटन, जूल, टेस्ला, किलोवाट आवर। तो मैग्नेटिक फील्ड के जो यूनिट है दैट इज टेस्ला, दैट इज टेस्ला। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अब आप मुझे बताएंगे वेबर किसके यूनिट है? वेबर, मैं स्पेलिंग आपके सामने लिख देता हूं, वेबर किसके यूनिट है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्लियर, फाइन। क्वेश्चन नंबर 36, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? मैग्नेटिज्म पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, राइट हैंड थंब रूल पे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल जो है, जिस प्रिंसिपल पे वो काम कर रहा है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड देकर के हम इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करा सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय डैश द एरिया ऑफ द कॉइल। तो एक इलेक्ट्रिक मोटर की रोटेशन की जो स्पीड है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम एरिया डिक्रीज करें, कांस्टेंट रखें, इंक्रीज कर दें या नन। तो एरिया जो है आर्मेचर का या कॉइल का आप कह लो, अगर वो मैं बढ़ा दूं एरिया, तो उस एरिया में से जो मैग्नेटिक फील्ड अब पास होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास होंगी वो भी बढ़ जाएंगी, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेंगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, तो यहाँ से हमारा जो रोटेशन है वो भी फास्ट हो जाएगी, स्पीड ऑफ रोटेशन भी बढ़ जाएगी। सो बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल ऐसा हम कर सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38, इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड इन, इलेक्ट्रिक मोटर का यूज कहां कहां हो रहा है? इलेक्ट्रिक फैंस में, यस हो रहा है इलेक्ट्रिक फैंस में। इलेक्ट्रिक मिक्सर्स, मिक्सर्स में भी हो रहा है। नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन, यस वॉशिंग मशीन में भी रोटेशन जहां होगी वहां होगा। सो राइट आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, इन सभी डिवाइसेस के अंदर, इन सभी चीजों में मोटर का यूज हो रहा है। सो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। द सोर्स ऑफ डीसी करंट आर, डीसी करंट के सोर्स, डायरेक्ट करंट जिसमें ऑल्टरनेट साइकिल नहीं बनता, डायरेक्शन चेंज नहीं होती, एक ही डायरेक्शन चलती रहती है, यूनिफॉर्म डायरेक्शन है, उसके सोर्स क्या है? वो किस में से हमें मिल सकता है? क्या ड्राई सेल में मिल सकता है? यस सेल में से, ड्राई सेल में मिलेगा हमें। क्या सोलर सेल से भी एक ही डायरेक्शन में करंट मिलता है? यस सोलर सेल भी हमें डीसी करंट देगा। थर्मोकपल में से भी हमें डीसी करंट मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, यस। सो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये सभी डीसी करंट के ही सोर्सेज हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 40, द एसी करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय, एसी करंट कौन प्रोड्यूस कर सकता है? एसी जनरेटर, थर्मल पावर जनरेटर,
थर्मल पावर प्लांट्स पे जो लगे होते हैं, न्यूक्लियर पावर जनरेटर जो न्यूक्लियर स्टेशन पे लगे होते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी हमें जहां पे भी बिजली की प्रोडक्शन होगी वहां पे हमें एसी करंट ही प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देगा, तो एसी करंट वहां पे हमें मिलेगा। सो ऑल ऑफ द अबव प्रोड्यूसेस एसी करंट, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। बार मैग्नेट अट्रैक्ट्स द पीसीस ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट या फिर ए, बी एंड सी, ऑल ऑफ दीज। तो जो बार मैग्नेट है वो इनमें से किस किस मटेरियल के पीसीस को अट्रैक्ट कर सकता है? आयरन को कर सकता है, यस कर सकता है, आयरन को अट्रैक्ट कर सकते हैं मैग्नेट। स्टील के पीसीस को कर सकते हैं, यस। कोबाल्ट भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है, उसको भी कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ऑल ए, बी एंड सी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन डी यहां पे हम टिक करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी? यहां पे आप लिख भी सकते हो इन इंडिया, ये हमारी कंट्री की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? इन आवर कंट्री, इन इंडिया अगर आपने लिखना है स्पेसिफिकली तो ये भी आप लिख सकते हो। क्लियर। व्हाट इज द, ये आप छोड़ दें। 50 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। तो अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आती है कि डीसी जो है वो कभी भी ऑल्टरनेट साइकिल्स नहीं बनाएगा, तो उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू रहती है। जैसे मैं ये आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज कर लेते हैं ये हमारा करंट है, करंट का मैग्नीट्यूड है बेसिकली, ये टाइम है विद टाइम। सो इसका जो ग्राफ होगा वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो डीसी कभी भी कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं करेगा। आंसर इज 0 हर्ट्ज। अब ये क्वेश्चन चाहे ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था कि इंडिया आप लिखें, दिस इज ओनली टू कंफ्यूज यू। ये कहीं पे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही रहेगा। डीसी जो है उसकी कभी फ्रीक्वेंसी हो ही नहीं सकती। सो राइट आंसर इंडिया लगाने का यहां पे मोटिव सिर्फ आपको कंफ्यूज करना है अगर कभी आ गया तो। अदरवाइज क्वेश्चन सिर्फ इतना है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी? दैट इज, डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, 0 हर्ट्ज। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 43। व्हेन द सर्किट बिकम्स शॉर्ट सर्किटेड, देन, जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है एक सर्किट के अंदर तब क्या सिचुएशन होती है? करंट इंक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस या करंट डिक्रीजेस। तो शॉर्ट सर्किट से जो करंट की वैल्यू है वो एकदम से रैपिडली, इंस्टेंटेनियसली वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो करंट इंक्रीजेस इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, फ्यू सेकेंड्स में ही करंट का मैग्नीट्यूड या वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी। सो करंट इंक्रीजेस। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट अकर्स व्हेन लाइव वायर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर, लाइव वायर, नॉन ऑफ दिस। शॉर्ट सर्किट की सिचुएशन में जो लाइव वायर है वो किसके साथ कांटेक्ट बना लेती है, तब जाकर के शॉर्ट सर्किट की कंडीशन पैदा हो जाती है। तो जब लाइव वायर जो है वो न्यूट्रल वायर के साथ डायरेक्टली टच कर जाती है, कांटेक्ट में आ जाती है, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाना, और उसमें हैवी करंट फ्लो करता है पूरी सर्किटरी के अंदर। सो ऑप्शन बी, न्यूट्रल वायर इज द राइट आंसर। Question number 45 is dash is the most important safety device used for protecting the circuit due to short circuiting और overloading। तो कभी भी सर्किट के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है या ओवरलोडिंग हो जाती है तो उस सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक सेफ्टी डिवाइस लगाया होता है। वो कौन सा है? रेजिस्टर है, रियोस्टैट है, फ्यूज है या अर्थ वायर है। तो इनमें से जो सेफ्टी डिवाइस है, ये रेजिस्टर भी रेजिस्टेंस है, ये नहीं हो सकता। रियोस्टैट भी रेजिस्टेंस ही है, वेरिएबल रेजिस्टेंस ये भी नहीं हो सकता। अर्थ ये तो एक नॉर्मली वायर है, ये भी नहीं हो सकता। सो राइट आंसर इज फ्यूज। सी, फ्यूज इज द राइट आंसर, जो कि एक सेफ्टी डिवाइस है टू प्रोटेक्ट द अप्लायंसेस कनेक्टेड इन द सर्किट, या पूरे सर्किट को डैमेज होने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इन आवर हाउसेज वी रिसीव एसी इलेक्ट्रिकल पावर of 220 volt
विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ। तो ये हमारी कंट्री की बात हो रही है एक्चुअली। अब एक्चुअली हमारी इन आवर हाउसेस, ये इंडिया भी आप लिख सकते हो, कंट्री की बात हो रही है। हमारी कंट्री के अंदर हम इलेक्ट्रिक पावर जो हमारे सप्लाई मिलती है पावर स्टेशन से लेके हम तक जब पहुंचती है तो 220 वोल्टेज उसमें होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है 220 वोल्ट का। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हमें प्रोवाइड की जा रही है? तो फ्रीक्वेंसी जो इंडिया के अंदर हमें प्रोवाइड की जा रही है दैट इज 50 हर्ट्ज ऑल ओवर द इंडिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 47 द वायर विद रेड इंसुलेशन इज, एक ऐसी वायर जो डोमेस्टिक सर्किट में जिसके ऊपर रेड इंसुलेशन होती है वो जनरली किस वायर को रिप्रेजेंट करती है? रेड इंसुलेशन जिस पे होती है, अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर, लाइव वायर या नन ऑफ दीज। तो रेड इंसुलेशन वाली वायर का यूज होता है एज अ लाइव वायर। कौन सी वायर? लाइव वायर के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं किसका? रेड इंसुलेशन वाली वायर का। ये कोड है, ये बेसिकली कोडिंग है, एक तरह से स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कि इस तरह की कलर का यूज लाइव वायर के लिए होगा। ये वाले तो मैं आपको बता ही देता हूं, जो रेड कलर की वायर है, रेड वायर, दैट इज योर लाइव वायर। वो कौन सी है? लाइव वायर है। देन उसके बाद जो आपकी ब्लैक कलर की वायर होगी, ब्लैक, दैट इज योर फॉर न्यूट्रल वायर। ब्लैक कलर आप न्यूट्रल वायर के लिए ही इस्तेमाल करोगे। और ग्रीन कलर की इंसुलेशन वाली जो वायर है, ग्रीन कलर की, वो आप अर्थिंग वायर में यूज करोगे, अर्थ वायर जो है उसके लिए। सो ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये फिक्स्ड हैं, ये आपको ध्यान देने हैं। क्लियर? तो यहां पे हो जाएगा सी, लाइव वायर इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48 द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट मिडल ऑफ द मैग्नेट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बोथ पोल्स। तो एक मैग्नेट जो होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहां होती है? तो अगर मैं मैग्नेट बना के आपको थोड़ा सा शो कर दूं, ये मान लेते हैं हमारे पास मैग्नेट है और इसके दो पोल्स है, वन इज नॉर्थ अदर इज साउथ। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली वो आपने कभी थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा, तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न थोड़ा सा भी आइडिया है तो इस तरह का वो पैटर्न रहता है मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर? अराउंड ए बार मैग्नेट। तो जो पोल्स के ऊपर जो क्लोजनेस है, जो पोल्स जो हैं उनके आसपास लाइनें बहुत ही क्या है? क्लोज हैं। दोनों पोल्स पे आप देख सकते हो, एंड्स पे। तो यहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, यहां बहुत ही हाई क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, वेरी हाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इस पोल पे भी, इस पोल पे भी काफी स्ट्रॉन्ग होगी। जितनी लाइंस क्लोज उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एट बोथ पोल्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज हाई। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 49 द बेस्ट मटेरियल टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स इज। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल इनमें से कौन सा है? एल्यूमिनियम, सॉफ्ट आयरन, कॉपर, एल्निको। तो हमें परमानेंट मैग्नेट बनानी है और परमानेंट मैग्नेट के लिए इनमें से बेस्ट मटेरियल है एल्निको। सो डी, एल्निको इज द राइट आंसर, जिससे आप परमानेंट मैग्नेट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। व्हाट इज दैट इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट? वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है इनमें से जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर या डिटेक्ट कर सकता है एक सर्किट के अंदर? गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर, नन ऑफ द अबव। तो हमें यहां पे डिटेक्ट करना है इलेक्ट्रिक करंट को, मेजर करना है, उसकी प्रेजेंस चेक करनी है, तो वो हो सकती है गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। तो ये थे आज के इस वीडियो के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप आपको बहुत बेनिफिट हुआ होगा इस वीडियो से। आपने भी हमारे साथ ये आंसर करने की कोशिश की होगी। स्कोर जरूर मेंशन करें, अगली वीडियो को भी जरूर चेक करें और सबको ये वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, शेयर कर लें
और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। इस तरह की वीडियोस आपको डेली मिलती रहेंगी। थैंक यू, हैव ए गुड टाइम, जय हिंद।